हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले, दिस इज द सेकंड लेक्चर, सेंटर ऑफ मास का सेकंड लेक्चर होने वाला है। होप सो आपने फर्स्ट लेक्चर को एंजॉय किया होगा यार, आपके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे और आपने उन पर डिपेंडेंट जो बेसिक से क्वेश्चंस नहीं होते पार्टिकल सिस्टम से रिलेटेड, वो आपने सॉल्व कर लिए होंगे। काफी क्वेश्चंस होते हैं और आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा मास्टरी आपको हो जाएगी। और सम 2-3-4 इयर्स बैक जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आपको मिलेंगे उसमें बहुत इजी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम 3 लेक्चर हम करेंगे। बहुत ही जरूरत पड़ी तो 4 कर लेंगे, अदरवाइज 3 में सफिशिएंट होगा। ठीक है, आज के इस लेक्चर में बात करने वाला हूं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली सिस्टम्स का। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें जो मास होगा पार्टिकल फॉर्म में नहीं होगा, मतलब उनको हम काउंट नहीं कर सकते। एक यूनिफॉर्म बॉडी होगी, यूनिफॉर्म बॉडीज आप जानते हो जिसमें बहुत सारा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी लेंगे जिसमें नॉन यूनिफॉर्म टाइप की सिचुएशन आती है। ओके, सो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से आपकी इस मुस्कुराहट के साथ। ओके, हंस रहे हो ना? ठीक है, मॉर्निंग टाइम है यार, बहुत अच्छा समय होता है। सुबह सुबह एक एनर्जी लेवल ही मस्त होता है और सुबह के इस टाइम में आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आपको सुबह के टाइम में अपना, अगर आपकी हैबिट नहीं है अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ने की तो आपको पढ़ना चाहिए बॉस, क्योंकि एनर्जी लेवल बहुत शानदार होता है। सो के उठते हैं ना, जब हम सोने के बाद जब उठते हैं ना, तो माइंड की जो स्पीड होती है ना भाई, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने को बहुत तेज होती है। ठीक है, एक्सपीरियंस करना करते भी होंगे कुछ लोग। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग में मैं और भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं और जल्दी जल्दी उठूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मैं बहुत लेट कर रहा हूँ बट और जल्दी मैं उठूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और जब से जॉब करने लगे तब से यार क्या हुआ है कि लेट उठना स्टार्ट हो गया। लेकिन जब मैं कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम में, ऑब्वियसली उस टाइम तो भाई मैं अर्ली इन द मॉर्निंग उठता था और वो जो सुबह थी ना, जब सब सो रहे होते थे तो भाई मजा आता था। मतलब अलग ही कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिविटी होती थी, है ना, माइंड के अंदर एक एनर्जी का एहसास होता था। ये फैक्ट है बॉस। ठीक है, आप इसको करके देख रहे हैं, आप हंस रहे हो मेरी बातों में। ठीक है, लेकिन ये फैक्ट है बॉस। ठीक है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की जर्नी। और मैं आज बात करने वाला हूँ, जैसे मैंने आपको बोला, हम पार्टिकल सिस्टम को स्टडी कर चुके हैं कि एक पार्टिकल है और बहुत सारे पार्टिकल यहाँ पे रखे हुए हैं, तो उनका सेंटर ऑफ मास किस तरीके से हमने लोकेट करना था। अब हम बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जिसमें मास तो होगा, मतलब, लेकिन वो जो पार्टिकल्स होंगे बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगे, है ना। बहुत सारे पार्टिकल एक साथ होंगे तो उनको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया जाता है। ठीक है, सो लेट्स सी, जल्दी से कर लेते हैं अपनी आज की बेहतरीन जर्नी को स्टार्ट। ओके, सो लेट्स सी, देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे मानूं कि सपोज करो सर मेरे पास ये एक बॉडी ली मैंने, एक जैसे एक स्टोन ले लो, आप एक पत्थर ले लो, बड़ा सा कुछ भी ले लो यार, एक बॉडी लेनी है आपने। ठीक है, एक बॉडी लेनी है आपने। अब आपको पता है इसके अंदर जो पत्थर है, ये जब हम इसको तोड़ते हैं तो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल बनते हैं, बट बिफोर ब्रेकिंग इट वो तो एक सॉलिड सा नहीं होता है, एक सारा मास एक ही जगह क्लोजली अटैच तो नहीं होता है, उसी को बोलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, इसमें पूरा मास एक ही जगह है, सारा मास इसमें इस तरीके से है कि हम उसके पार्टिकल्स को आप देख नहीं सकते इंडिविजुअली, है ना। ऑल दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब इस तरीके का हमने सिचुएशन मान के यहाँ पे चल लेना है कि एक सिस्टम बन गया अभी, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा सारे पार्टिकल हो सकते हैं। आप इसको बहुत छोटे छोटे अमाउंट्स में भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बॉडी मान लेंगे ऑब्वियसली। सो करने क्या है सर, यही बात करते हैं, करने क्या है। देखो भाई, सबसे पहला तरीका मैंने आपको बता रखा है, जब भी हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन किसी भी सिस्टम की डिसाइड करने होते हैं तो सबसे पहले ओरिजिन डिसाइड करना होता है। बताया था ना मैंने, इफ नॉट गिवन तो क्या करना है, अगर दे रखा है तो जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग लोकेट करना होता है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट कर देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट हो गया आपका और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये ओरिजिनल आपका ओरिजिन बनेगा 0,0। ठीक है, तो यार सर ये तो बहुत बड़ी सी बॉडी नहीं है। यस, इसका जो मास है टोटल वो m है, कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास तो होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर ये टोटली यूनिफॉर्म है तो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, अगर ये थोड़ी सी नॉन यूनिफॉर्म टाइप की है तो जहां को ज्यादा मास है उधर को हो जाएगा। ये तो हमने सीख रखा है ना। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं कि डील कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, उनको डील कैसे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम रिजल्ट की हेल्प से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात होगी नहीं, आप धीरे धीरे सारी स्टेप बाय स्टेप इसके कंसेप्ट सीख जाओगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पूरी बॉडी को स्टडी करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास मान रहे हैं, इसका कोई एक छोटा सा एलिमेंटल मास कट कर लेंगे। लेट्स से गाइस, मैंने इसका एक छोटा सा पार्टिकल मान लिया एक तरीके से, इसको ये छोटा सा मास कट किया, dm, स्मॉल अमाउंट ऑफ द मास, इस पूरी बॉडी में से मैंने कट किया। जैसे आप चॉकलेट खा रहे हो, डेयर मिल्क खा रहे हो, उसका एक छोटा सा बाइट होता है ना, वो तोड़ के आपने, मैंने बोला यार मेरे को भी खिला दो, अकेले अकेले खाओगे क्या, तो आपने छोटा सा कट करके मेरे को दे दिया, तो बड़ी बॉडी में से एक छोटा पीस मेरे को दे दिया। वो छोटा पीस जो काटा आपने वो पार्टिकल है, वैसे छोटे छोटे पीस मिलकर एक पूरी बॉडी बना रहे, पूरी चॉकलेट बना देते हैं।
देखा है ना, उसका उसमें कटिंग होती है, ठीक है, स्क्वायर टाइप की, है ना। सो ये छोटा सा मास मैंने ले लिया और इसका कहीं सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा इस छोटे से का, ठीक है। लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास इस छोटे से का, ये भूल जाओ अब, ठीक है, ये छोटे सा। तो मैंने क्या किया, यहां से देखा मैंने इसकी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ये होनी चाहिए और इसको बोला मैंने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी जी, ये छोटा सा स्मॉल अमाउंट है, ठीक है। तो इसका लोकेशन ये निकालेंगे कैसे, देखो भाई, जब भी हम इस केस में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैलकुलेट करेंगे, so we can write here the location of the center of mass of the uniformly distributed mass distribution जो आपके पास आएगा। so हम चूंकि ये स्मॉल है जबकि हमें तो पूरी बॉडी का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे, देखो भाई, इसकी जो लोकेशन है ये r यहां से यहां तक और ये इसका मास है, तो हम लेंगे r dm ओवर इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास भी लेंगे, है ना। इंटीग्रेशन मेथड हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा आपका फॉर्मूला टू सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। ये देखो m इंटू एक्स, मास मूवमेंट ही तो है, स्मॉल मास का मूवमेंट अबाउट दिस पॉइंट, यू नो, ये इसकी पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, r इंटू डीएम लेना है और टोटल मास जो भी होगा उसका डीएम, जब आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे पूरे को, जो भी शेप होगी जैसे भी होगी वो डिपेंड करेगा किस टाइप की शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, है ना। और ये वैसे भी क्या आएगा, अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है, वो वेरिएबल डेंसिटी नहीं है, अगर मैं इसकी डेंसिटी जो मान लूं, डेंसिटी में भी लीनियर डेंसिटी में भी, एरियल डेंसिटी भी हो सकती है, वॉल्यूम डेंसिटी भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा। अगर हम डेंसिटी को यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं बॉस, ठीक है, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म डेंसिटी मान के चल रहे हैं, तो ये मास भी फिर वेरी नहीं करेगा। इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, डीएम का जो इंटीग्रेशन आएगा वो एम ही आएगा, तो आप डायरेक्ट एम भी लिख सकते हो। सो आप डायरेक्ट एम बी इंटीग्रेशन ऑफ आर डी एम ओवर यहाँ पे कैपिटल एम, पूरी बॉडी का मास आ जाएगा। छोटे छोटे पीस मिलके, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पीस मिलके, ठीक है, छोटे छोटे पीस मिलके पूरी बॉडी बना रहे होंगे ना, तो हमने इसको पूरे को इंटीग्रेट कर दिया और इसका टोटल मास आ गया एम, समझ गए आप, ठीक है, ओके। सो ये बस याद रखना है कि यार सर ये होगा अगर कहीं पे जरूरत पड़ी। अब इसको आप एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे डिनोट कर सकते हो। देखो अगर आप ध्यान से देखिए कि कोशिश करोगे, यहाँ पे इसका जो सेंटर ऑफ मास है एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से कितनी दूर है, यानी ये इसका एक्स सेंटर ऑफ मास बनेगा, और ये वाई एक्सिस पे कितने ऊपर है, तो ये वाई डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को डिसाइड करेगा। 3D में तो आप जेड को भी डिसाइड कर सकते हो। तो कैसे करेंगे सर, तो देखो आर की जगह बस एक्स को हम लिख देना, सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस, यू कैन राइट आर की जगह यहाँ पे एक्स, चूंकि एक्स एक्सिस आएगी, दो कोऑर्डिनेट होंगे इसके पास, x, y, सो आप लिखेंगे x dm ओवर टोटल मास, ठीक है। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास अगर आपने y एक्सिस पे डिसाइड करना है, सो इंटीग्रेशन ऑफ y, उसका कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, y कोऑर्डिनेट लेंगे, सॉरी, ठीक है, और ये dm ओवर टोटल मास, तो ये बन जाएगा आपका। जेड पे निकालना है तो जेड पे भी निकाल सकते हैं, बस यहाँ जेड 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 आ जाएगा, ठीक है जी। तो जब भी यूनिफॉर्म टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इंटीग्रेशन मेथड का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है छोटे 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 अमाउंट को एड अप करना। जो बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं नॉर्मली, तो उनको हम इंटीग्रेशन के हेल्प से एड अप करते हैं, ठीक है। तो टोटल ओवरऑल वैल्यू निकालते हैं उसकी इस तरीके से। तो याद रखना, जहां पे यूज होगा मैं बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे और पूछे भी गए हैं तब हम इसी का यूज करेंगे, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कैसे करना, फिलहाल आपने इसको याद रखना है। कूल सर, ओके। सो ये तो हो गया यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब कुछ इसमें डेफिनेट टाइप की बॉडीज लेते हैं जिनकी शेप डेफिनेट होती है ना, जो एक यूनिफॉर्म शेप ऑक्यूपाई करती हैं। इसी मेथड से उनके डेरिवेशन निकाल के उनका लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना होता है, पर हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा यार, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप खुद भी डिसाइड कर लोगे कि अच्छा उत्तरी ऐसे करना है, यस ऐसे करना है, ठीक है। तो डेरिवेशन तो नहीं करनी है, उसके रिजल्ट तो नहीं निकालने, कंसेप्ट सीख लेना है, ठीक है, कूल। ओके, सो हियर वी गो। तो जल्दी से मैं एग्जांपल के तौर पे जल्दी बता देता हूं, बट फिर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपने कंसेप्ट अप्लाई कैसे करना है, ये धीरे धीरे सीखेंगे हम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ सम यूनिफॉर्म रिजिड बॉडीज, मतलब कुछ ऐसी रिजिड बॉडीज लेनी है जो यूनिफॉर्म होती है, डेफिनेट शेप होती है, वेल नोन होती है, ठीक है। कैसे सर, ऑब्वियसली जैसे अगर आप रिंग की बात करोगे ना दोस्त, ठीक है, रिंग तो ऑब्वियस है यार, रिंग कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। सो आप अपने हाथ में कड़ा नहीं पहनते हो, ठीक, कड़ाई बोलते हैं ना यार, कड़ाई पहनते हो ना, ठीक है। सो ये रिंग है और रिंग का मतलब इसके जो सेंटर होगा वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा, आप देख सकते हो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है और सारा मास इसकी सर्कमफेरेंस पे है। तो मेन पॉइंट ये होता है
कि मास इस पॉइंट की इधर भी है, इधर भी है, हर डायरेक्शन में है। दैट्स वाई इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे इसका मूवमेंट इसके इस पॉइंट के अकॉर्डिंग होता है। ये हमने प्रैक्टिकली सीखा भी था, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल वो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर मिडिल पॉइंट जिसको आप कह सकते हो वहां पे होगा, अगर ये रिंग है या कुछ भी है भाई, ठीक है। अगर ये सर डिस्क होती, चपाती होती तो चपाती ले लो, तो डिस्क का और रिंग में एक ही फर्क होता है, डिस्क के अंदर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे आप चपाती खाते हो, पराठा खाते हो, तो पूरी की पूरी प्लेट है एक तरीके से, ठीक है, पूरी प्लेट है, ये खाली होता है अंदर से, सरकमफेरेंस पे ही होता है मास, ठीक है। इसमें अंदर मास भरा है, चपाती है ना यार, पराठा है ना यार, ठीक है। सो इसमें भी अगर इसका मैं ज्योमेट्रिकल सेंटर लूं यही होगा, और इसमें भी मास सेंटर ऑफ मास यही होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल है भाई, 0,0 ही रहेगा, नो प्रॉब्लम, ये आपको समझ आनी चाहिए बात, ठीक है। और क्या सर, अगर आप स्फीयर ले लो, स्फीयर ले लो, स्फीयर ले लो, स्फीयर ले लो, ये स्फीयर है, एक बॉल है, लड्डू खाते हो ना, लड्डू स्फीयर ही तो है, फुटबॉल है, 3D ऑब्जेक्ट है यार, ठीक है। ये आपका 2D ऑब्जेक्ट हो गया बॉस, ठीक है। और इसमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है मास, ध्यान से समझना, इसमें एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें वॉल्यूम में मास डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें डेंसिटी चलेगी लैम्डा, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है, ये ध्यान रखिए बॉस, ठीक है। एंड इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूट होता है एरिया पे है, तो उसको बोलते हैं एरियल मास डेंसिटी, ठीक है, एरियल मास, ठीक है, डेंसिटी, और सिग्मा से डिनोट करेंगे, ये बहुत काम आएगा आगे आपके। एंड दिस इज वॉल्यूम में मास है, क्योंकि ये स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, स्फीयर का भी यही होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर यही होगा, आप इसके हर तरफ दे सकते हो मास इक्विवेलेंट वे में, सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो दैट्स वाई इसका सेंटर ऑफ मास भी यही होगा, और इसमें जो डेंसिटी होती है वो होती है वॉल्यूम मास, ठीक है, डेंसिटी, और इसको रो से डिनोट करते हैं। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो लैम्डा को कैसे लिखेंगे सर, लैम्डा का मतलब होता है मास, लीनियर है मतलब लेंथ में मास, ये पहले बता रहा हूं मैं, ठीक है। अगर सर स्मॉल मास हुआ तो लैम्डा फिर चूंकि यूनिफॉर्म है तो स्मॉल मास ले लेंगे, स्मॉल मास इन स्मॉल लेंथ, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपका सिग्मा, इसका लिखेंगे मास पर यूनिट एरिया, अगर स्मॉल लिखना है तो स्मॉल मास इन स्मॉल एरिया, ठीक है, एलिमेंटल का अगर लिखना है तो सिमिलरली यहां पे भी लिख सकते हो, रो टोटल मास इन टोटल वॉल्यूम में है, स्मॉल मास इन स्मॉल वॉल्यूम में है, मतलब मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर एरिया, मास ओवर लेंथ, बस इतना याद रखोगे तो मजा आ जाएगा बॉस, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। और ये एक डिस्क हो गई, प्लेट हो गई, कुछ भी मान लो यार, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। इस तरीके के जो ऑब्जेक्ट आएंगे ना जो यूनिफॉर्म है, उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होने वाला है, ठीक है, उनका जो सेंटर ऑफ मास है। तो यार सर जब इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा तो हम लोकेशन कैसे निकालेंगे, तो हमें पहले से ही पता है, यस, इसलिए कंप्लीट की थोड़े पूछेगा वो, कंप्लीट की पूछेगा, इच नहीं बॉस, ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट की वो पूछेगा, इच नहीं, तो किसकी पूछेगा सर, देखो अगर आपसे पूछा गया, देखो इस रिंग को अगर आप बीच में से काट दो, ध्यान से समझना, जो पूछे जा सकते हैं मैं उसी पे फोकस करूंगा, ठीक है, जो पूछे जा सकते हैं मैं उसी पे फोकस करूंगा, ठीक है। अगर इस रिंग को आप बीच में से आधा काट दो, ऐसे काटो या ऐसे काट दो, तो ये नीचे वाला रिंग हटा दो तो ऊपर वाला रहेगा आपके पास, इतना रहेगा केवल, ध्यान से देखियो भाई, ठीक है। डिराइव नहीं करेंगे हम, डिराइव कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, हम इसका रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से यहां तक एक जैसा मास डिस्ट्रीब्यूट है सारा, मतलब ये एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल से मिलके ये पूरी बॉडी बनी हुई है, तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बन गया कि नहीं, ठीक है, यूनिफॉर्म, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, देख लो भाई। अब ये सेंटर है, आपने कटिंग यहां से करी है, नीचे वाला हटा दिया, ये पूरा हटा दिया तो ये बचा। अब आप खुद सोच के बताओ, जब ये पूरा था, कंप्लीट था, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर पे था, लेकिन जब लोअर पोर्शन अपने हटा दिया और हमने पढ़ा था ये लोअर पोर्शन, इधर वाला मास हट गया, तो सेंटर ऑफ मास अब यहां नहीं होगा, क्योंकि मास ऊपर बचा है तो ये ऊपर को शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा उधर को शिफ्ट होता है जिधर को ज्यादा मास एग्जिस्ट करता है। आप देख सकते हो उसकी लोअर साइड में मास अब है ही नहीं, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहां हो ही नहीं सकता, ये पक्का ऊपर को शिफ्ट करेगा कहीं, अब नया होगा। अगर ये सेंटर ऑफ मास ओ है तो ये पक्का ओ डैश होगा, न्यू सेंटर ऑफ मास ये होगा, क्योंकि नीचे से मास हट गया तो ये ऊपर को शिफ्ट करेगा, इसकी मजबूरी है। अब हमें ये निकालना पड़ेगा कि ये कितना शिफ्ट किया, इसकी लोकेशन क्या है सेंटर ऑफ मास की इन केस ऑफ रिंग। अगर रिंग का मास m है और इसकी रेडियस r है, ठीक है, इस रिंग का, तो ये कैसा रिंग है सर, ये हो गया सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग का पूछेगा ना आपसे, ठीक है, इसका यूज करके क्वेश्चन पूछेगा ना भाई, इसका क्यों पूछेगा, तो 0 0 ही मानेंगे इसको, तो हम सेंटर है ज्योमेट्रिकल, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल देख लो, इसके पूरी सर्कमफेरेंस ये बची है जो, ठीक है, ये वाली, इस पूरी लेंथ पे जो मास है वो m है, इसकी जो रेडियस है वो r है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस वन,
ठीक है। तो आप पता क्या करते हो, अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें फिर से सेम मेथड, देखो भाई इसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका है, अगर आपने कटिंग इस तरीके से की है तो देखो यहाँ पे ये जो सेंटर है, अगर मैं ध्यान से देखो एक वाई एक्सिस खींचू, यहाँ पे देखो एक वाई एक्सिस ड्रॉ करूंगा अगर, तो वाई एक्सिस इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, इधर भी और इधर भी। सिमेट्रिकल है ये वाई एक्सिस के अबाउट। देखो इस वाई एक्सिस के अबाउट लेफ्ट में जितना मास बचा है, देखो ना इसके इधर जितना बचा है उतना ही इधर भी बचा है। इसका मतलब हम बोलेंगे दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, तो उसका सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस पे ही होगा। पहले ओरिजिनली यहां था, थोड़ा सा ऊपर को शिफ्ट कर गया क्योंकि नीचे का मास हटा दिया है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देखना होता है। तो y ऑफ रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, 2r/π। याद रखना, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, 2r/π, ठीक है। और ये सेंटर ऑफ मास अप डायरेक्शन में जा रहा है और ऊपर को है पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी अगर इसकी डायरेक्शन भी लिखनी है ना आपने तो प्लस जे कैप लिख सकते हो, प्लस जे कैप लिख सकते हो, ठीक है। किधर को शिफ्ट करेगा, प्लस जे कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस। वो डिपेंड करेगा कटिंग कैसे किया है। अगर कटिंग आपने ऐसे की होती ना तो इसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी, करके दिखाता हूं, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने कटिंग ऐसे की है और रिंग इधर बचा, इधर वाला हटा दिया आपने, तो देखो ना आंसर तो सेम ही रहेगा। बस देखो ध्यान से, नो प्रॉब्लम, एक समझा रहा हूं ध्यान से समझना, बाकी सब मैं लिखूंगा आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो अब अगर मैं इस पे y एक्सिस यहां पे ड्रॉ करूंगा तो इधर मास है इधर नहीं है, तो y एक्सिस के अबाउट अब सिमेट्री नहीं आ रही है, तो इस पॉइंट पे जो उसका ओरिजिनल सेंटर है इधर सिमेट्री होगी x एक्सिस के अबाउट। x के अबाउट जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे भी है, हाफ ऊपर इसका हाफ नीचे है, तो हम बोलेंगे सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। तो देखो जब आपने इसका मास यहां से रिमूव किया ना बॉस, ठीक है, मास रिमूव कर दिया आपने, कहां से किया सर, पहले नीचे से किया था, अब आपने इधर से हटा दिया है, तो पक्का ओरिजिनल सेंटर ये तो नहीं है, इधर शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि मास इधर है, ठीक है, ये हो गया। तो हमें ये निकालना है, अब ये x एक्सिस पे है तो x को हम बोलेंगे, और ये नेगेटिव डायरेक्शन को हो गया, इधर नेगेटिव डायरेक्शन होती है ना x एक्सिस की, समझ गए। तो जब आपने इस तरीके से रखा था तो सेंटर ऑफ मास अलोंग y एक्सिस था 2r/π इंटू जे कैप लिख सकते थे आप, अगर वेक्टर में लिखना है तो, वरना तो यही आंसर है ना भाई, ठीक है। अब देखो इधर आ जाओ सर, इधर आओ, इसमें भी सेम ही आंसर तो सेम ही रहेगा, ठीक है, 2r/π रहेगा, लेकिन अगर वेक्टर में लिख रहे हो तो माइनस आई कैप आ जाएगा, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। सिंपल है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो शिफ्ट हुआ है ना इधर को हो गई नेगेटिव डायरेक्शन में, कुल ना नेगेटिव डायरेक्शन में। तो भाई इस तरीके से आपने याद रखना है। रिजल्ट याद रखने में सारी यूनिफॉर्म बॉडीज जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको लिख देता हूं, उनको समझ लेते हैं, एक मैंने समझा दिया कि किस तरीके से आपने ट्रीट करना है, कुल ना, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी बॉडी से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं या आए हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से लिखना, ध्यान से नोट्स बनाना। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उनको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को करने के लिए। कभी कभी तो ये हमारे रिजल्ट में डायरेक्ट ही पूछ ले जाते हैं, मेंस में भी, नीट में भी डायरेक्ट। तो रिजल्ट यू हैव टू रिमेंबर, ये तो श्योर है कि आपको रिजल्ट तो सारे याद रखने ही है, कूल ना। तो ये सो अब जल्दी से देख लेते हैं, और भी मैंने यहाँ पे यूनिफॉर्म बॉडीज लिख दी हैं, जिसका मैंने जैसे कि आपको बोला है कि यार जिसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है। तो फर्जी चीजों पे हमने टाइम वेस्ट नहीं करना है, जहां पे एग्जाम फोकस करता है उसी के अराउंड हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, कूल। तो अब बात करेंगे हम डिस्क की। देखो डिस्क की बात करते हैं, या एक प्लेट की बात करेगा, सर्कुलर प्लेट बोल देगा, ठीक है, सर्कुलर प्लेट बोल देगा, ठीक है, ओके। सो अब देखो क्लियर है, देखो अगर एक कंप्लीट डिस्क है, एक कंप्लीट प्लेट है, तो भाई उसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा आप देख सकते हो, ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, यहीं पे सेंटर ऑफ मास होगा, ये मैंने अभी सिखाया था आपको, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऑब्वियसली यार ये तो नहीं पूछा जाएगा, तो इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, इसको हाफ कट करेंगे, ठीक है। तो उसने बोला इसको कट कर दो, यहां से कर देते हैं, तो इतनी बची प्लेट, तो ये बच गया आपके पास, ठीक है। दिस इज योर सेमी सर्कुलर, ठीक है, सेमी सर्कुलर, ठीक है, डिस्क या प्लेट, आपकी मर्जी है, ठीक है जी, ठीक है। तो यार सर अब क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही होगा। सबसे पहले सिमेट्री चेक किया करो, ठीक है। तो जब आप इसके ओरिजिनल सेंटर को देखो, ओ जो पहले था यही एज इट इज, नीचे मास नहीं है, एक चीज तो क्लियर हो गई, सेंटर ऑफ मास नीचे तो नहीं जाएगा, यहाँ की बजाय ऊपर को जाएगा, क्योंकि ऊपर ही मास है। देखो इस साइड में मास है इसका, इस साइड में है, नीचे तो है ही नहीं ना। सेंटर ऑफ मास किधर को शिफ्ट करता है, जिधर को ज्यादा मास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो नीचे तो मास हटा दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ की बजाय ऊपर जाएगा भाई, पक्का 100%। तो आप क्या करेंगे, पहले सिमेट्री चेक करो। देखो ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर तो डिस्क है, नीचे है ही नहीं, तो देयर इज नो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। देन सी अबाउट द वाई एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस है सर। तो जैसे देखो वाई एक्सिस के इधर भी इतना सा पार्ट बचा और इधर भी इतना पार्ट बचा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि वाई एक्सिस पे सिमेट्री है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा ना वो वाई एक्सिस पे ही लाई करेगा,
समझ गए आप, क्योंकि सिमेट्री यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट है। किधर को जाएगा सर, नीचे या ऊपर? ऑब्वियसली ऊपर को जाएगा क्योंकि मास ऊपर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, नया ओ डैश। तो ये जो शिफ्ट हुआ है, ये पोजीशन क्या है सेंटर ऑफ मास की, यही तो निकालनी है, यही तो निकालनी है, याद रखनी है अभी डायरेक्ट। तो y फॉर डिस्क, सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर डिस्क का होता है दोस्तों 4r/3π। डिराइव करने के बाद, रिलेशन कैलकुलेट करने के बाद बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन मेथड यही आएगा। और चूंकि ये अप डायरेक्शन में है, हमने इस तरीके से रखा है इस सेमी सर्कुलर डिस्क को कि सिमेट्री वाई एक्सिस के अबाउट आ रही है और इसका सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो आप प्लस जे कैप ले सकते हो अगर आपने डायरेक्शन बतानी है, शिफ्टिंग की डायरेक्शन, पोजीशन की डायरेक्शन बतानी है। अदरवाइज यू जस्ट रिमेंबर दिस, ओके, वो तो आप कर ही लेंगे। ओके कूल, तो यार सर इसको लिख लेंगे हम, इसको याद करना पड़ेगा, यस बिल्कुल याद करना है, टाइम भी बचाना है। अब वो हम बात करेंगे सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर की बात करने वाले हैं। ठीक है, दो सॉलिड स्फीयर मैंने यहां पे लिए हैं, एक हेमिस्फेरिकल सेल लिया है और ये हेमिस्फेरिकल है, हेमिस्फेरिकल सॉलिड स्फीयर है ये, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है ये, ठीक है, ये सॉलिड है और ये हॉलो है। आप देख सकते हो एक सेल है, हेमिस्फेरिकल एक सेल है, ये हॉलो है और ये सॉलिड है, तो दोनों का सेंटर ऑफ मास की लोकेशन डिफरेंट होती है और ये 3D ऑब्जेक्ट है, ये तो आपको क्लियर है। तो ओरिजिनल सेंटर इसका ये रहा, ठीक है, जब यहां से कट किया होगा, तो यहां से जब हमने कट किया होगा तो आधा पोर्शन हट गया, तो हाफ पोर्शन जब नीचे का हटा तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली ऊपर को शिफ्ट करेगा, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा नया यहाँ पे होगा, तो कितना ऊपर शिफ्ट किया, ठीक है, ये 3D है, इसका जो सेंटर ऑफ मास निकल के आएगा वो आएगा दोस्तों 3r/8, ये होना चाहिए इसका सेंटर ऑफ मास 3r/8। r इज द रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो r है, इसकी रेडियस भी आपकी r है, इसकी रेडियस भी आपकी r है, वो आप समझ ही जाएंगे कि मैं यहाँ r क्या ले रहा हूँ, रेडियस ले रहा हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। सो ये आपने याद रखना है कि जब भी कभी मैं हेमी सॉलिड स्फेरिकल सॉलिड स्फीयर की बात करूंगा, तो सेंटर ऑफ मास जो शिफ्ट करता है ओरिजिनल सेंटर के अबाउट, ज्योमेट्रिकल सेंटर के रिस्पेक्ट में इसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम, वो 3r/8 से डिस्प्लेस हो जाता है ना, और टुवर्ड्स द वेयर द मैक्सिमम मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर एग्जिस्ट। ओके, अब आ जाओ, हेमिस्फेरिकल सेल है ये, ठीक है, एक सेल की बात कर रहे हैं या होलोस्फीयर की बात कर रहे हैं, नॉट सॉलिड। तो इस केस में क्या होगा गाइस, इस केस में इसका सेंटर ऑफ मास जाएगा तो ऊपर ही, लेकिन अंदर से खाली है, ठीक है, सारा मास इसके सर्कमफेरेंस पे अंदर नहीं है। होलो सेल की बात तो समझते हो ना, तो यहां से O से O डैश पे आ गया, तो इसमें चूंकि पूरे 3D में पूरा आप देख सकते हो अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है, ये अंदर से खाली है। जस्ट लाइक कैसे बोलूं, जस्ट लाइक आप खाते हो वाटरमेलन खाते हो ना, ठीक है, एक गोल गोल सा एकदम लड्डू सा वाटरमेलन लेके आओ, उसके अंदर जो मटेरियल है वो सारा आपने खा लिया अंदर से निकाल के, वो बस बाहर का गोलू सा बच गया, एक डब्बा सा बच गया बाहर, ठीक है, तो वो होलोस्फीयर हो गया, अंदर का मटेरियल हटा दिया, तो मटेरियल हटा दिया तो लोकेशन पे तो फर्क पड़ेगा। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास आता है इस केस में गाइस, इसका आता है r/2, ये याद रखना, r/2 ये याद रखना, ये बहुत पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट, सो यू हैव टू रिमेंबर, इनको बच्चे याद रख लेते हैं, होले वालों को याद नहीं रखते हैं, तो दैट्स व्हाई पंगा हो जाता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं जो आपने याद रखने हैं, इन पे हमने मेहनत करनी है, याद रखनी है, प्रैक्टिस करनी है, न्यूमेरिकल में जब यूज होंगे तो वहां पे यूज कैसे करने हैं हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, हमारा टाइम भी बचेगा और कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी अगर हम इन रिजल्ट्स को याद रखेंगे, ठीक है। और भी है, उन सबको देखेंगे, मैंने जैसे कि आपको बोला जो जरूरी है उन सब की डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ओके गाइस, सो हाँ, सिमेट्री वगैरह वो आप चेक ही कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे वाई एक्सिस के अबाउट इधर जितना है उतना इधर है, इधर भी वाई एक्सिस के अबाउट जितना, मैंने रखा ही ऐसे यार, अगर आप इसको ऐसे ना रख के ऐसे रख दो तो एक्स पे सिमेट्री आ जाएगी, ऐसे रख दो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि सिमेट्री वाई एक्सिस पे ऊपर को शिफ्ट कर रहा है या नीचे, कि आपने रखा किस तरह, ओरिएंटेशन क्या दी है इसको, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट ये हो गया भाई, तो हमारा पहला हो गया डिस्क हो गई, सेमी सर्कुलर, हेमिस्फेरिकल सॉलिड स्फीयर हो गया, हेमिस्फेरिकल होलोस्फीयर हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉन की, सॉलिड कॉन, ठीक है, ये पूछ लिया गया है, ये डायरेक्ट इसके रिजल्ट पूछे जाते हैं। सॉलिड कॉन की बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर होलो कॉन की बात करेंगे, ठीक है। कॉन तो आप जानते हो ना यार, जैसे बड़े पे आप देखते हो ना, जोकर वाली टॉपी ले लेते हो, ठीक है, कौन ही है एक तरीके से, ठीक है, सॉलिड है बट पूरे में मटेरियल है, अंदर फिल किया हुआ है पूरा ढंग से, ध्यान से देखना, ठीक है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है पूछने के तरीके पे ध्यान देना है, ठीक है, तरीके पे ध्यान देना है, ठीक है। ये कौन का ये वाला जो सर्कुलर बेस है, इसको बेस बोलते हैं, ये आपका बेस हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ये ऑब्वियसली वर्टेक्स है इसका,
ठीक है, ये वर्टेक्स पार्ट हो गया। तो ये जरूर देखना है कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कहां से पूछ रहा है, बेस से पूछ रहा है या वर्टेक्स से पूछ रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि वर्टेक्स से पूछ रहा है या बेस से पूछ रहा है। जल्दी नहीं कर लेना है कि होता है ना सिली मिस्टेक होता है, जैसे हमने क्वेश्चन देखा और हमने सोचा ये तो बहुत ईजी है तो आता है, और आपने बिना सोचे समझे कि कहां से पूछा है तुरंत आंसर कर दिया, दोनों आंसर उसमें मिलेंगे। ठीक है, चलो तो यहां से देखो, आप देखो ऊपर की साइड में जैसे जैसे हम जा रहे हैं ऊपर की मास कम होता जा रहा है, नीचे की साइड में मास ज्यादा है, तो इसका जो सेंटर, ये बेस है ये रहा ओ, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा यहां होगा, कहीं यहां पे, ऑब्वियस है होगा ना, यहीं पे होगा। क्यों सर? क्योंकि नीचे की साइड में ज्यादा है इसका, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ये होगी कहीं ना कहीं, ये वाली। तो ये कितनी होगी, ये निकालनी है हमने। तो सेंटर ऑफ मास इस केस में होता है h/4 फ्रॉम द बेस, फ्रॉम बेस, ध्यान से समझना, नीचे से बेस से। ठीक है, h/4 होगा, ध्यान से सॉलिड कॉन। अगर आप वर्टेक्स से देखोगे, ये टोटल हाइट h है इसकी, h इज द हाइट ऑफ द कॉन, r इज द रेडियस ऑफ द कॉन, सो दिस विल डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द कॉन एक्चुअली। ठीक है, नॉट इन द रेडियस। सो हियर यू कैन राइट, ये तो हो गया बेस से। अगर आपने लिखना है फ्रॉम वर्टेक्स, इसके वर्टेक्स से कितना होगा सर? तो भाई यहां से देखना है, अब यहां से इधर वाले पॉइंट से, अगर ये O है, ये O डैश है, तो इसको O डबल डैश मान लो। ठीक है, तो ऊपर से यहां तक की डिस्टेंस अगर देखी जाए, ये वाली यहां तक, तो यार पूरी h में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा। तो ये आ जाएगा h डैश इक्वल टू आएगा h माइनस h/4, तो यू कैन राइट 3h/4, तब ये होगा, ये होगा फ्रॉम द वर्टेक्स। तो देखना दोनों, ये याद रखो, ये तो अपने आप निकाल सकते हो आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, कूल। सो दिस इज फॉर सॉलिड कॉन, और अगर हम इसको डिराइव करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा यार, इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, ये बहुत लेंथी सा डेरिवेशन बनने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं होलो की। ठीक है सर, होलो कॉन की बात कर लेते हैं, सो नो प्रॉब्लम। तो होलो में आपको समझ में आ ही जाएगा कि अंदर के स्पेस में मटेरियल नहीं होगा, हाइट इसकी एज इट इज टोटल h मान लो, रेडियस इसकी r मान लो, ये इसका बेस होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, अंदर मटेरियल नहीं है। सो लेट्स सी इसका सेंटर ऑफ मास की ये जो लोकेशन होगी इस केस में कितनी होगी, वो होती है h/3, ये होती है h/3, यू जस्ट चेक इट आउट। ठीक है गाइस, ये होती है, इससे थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी इसमें, देखो इससे थोड़ा सा ऊपर को होगा। 3 से डिवाइड करो या 4 से डिवाइड करो तो कम आएगा, 3 से डिवाइड कर रहे हो ये कम है तो ज्यादा आएगा। ठीक है, सो याद रखना है बस आपने, होलो कॉन के लिए ये बनने वाला है, सॉलिड कॉन के लिए ये बनने वाला है, इतना आप याद रखो कि फ्रॉम द बेस, यू जस्ट रिमेंबर फ्रॉम बेस। ठीक है, अगर आप वर्टेक्स से निकालोगे ना, फ्रॉम वर्टेक्स, अगर वर्टेक्स से निकालोगे तो h माइनस h/3 यानी 2h/3 ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर थे, यूनिफॉर्म बॉडीज थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट इनके सेंटर ऑफ मास आपको क्लियरली याद होने चाहिए। इससे ज्यादा मेरे को लगता नहीं है आपको कुछ और याद रखने की इसमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं, कंसेप्ट बेस्ड, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है ना, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से, बट इनमें फोकस किया जा सकता है, इनका यूज करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। दैट्स व्हाई मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। देखो कितना टाइम लगा, फिर भी हमने इसको डिराइव नहीं किया है, हमने जस्ट लिखा है, उसको समझा है कि किस तरीके से उनको हमने सीखना है। ठीक है, सोचो अगर हम मेरे को डिराइव करना पड़ता, इसको सॉल्यूशन निकालना पड़ता। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी तो हम कर नहीं रहे, दिस इज फॉर ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द रिजल्ट। तो यार इसको सॉल्व करने में, इसको बैंड बच जाती है, इनको सॉल्व करने में, मतलब हमारा सारा टाइम ही इसमें वेस्ट हो जाता है। इसलिए कुछ चीजें आपने रिजल्ट याद रखने, उनका यूज करना बस आपको आना चाहिए। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ गए तो फिर तो टेंशन ही नहीं है, फिर तो आपने बस टिक ही करना होता है। ठीक है, टिक ही करना होता है। चलो भाई, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इस दुनिया से बाहर निकलेंगे, अब जब न्यूमेरिकल आएंगे ना, वो किस टाइप के आएंगे वो सीखेंगे। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 कैटेगरी क्वेश्चन में ट्राई करूंगा आपको इसमें सॉल्व कराने के। कुल सो सबसे पहला टाइप, अब न्यूमेरिकल हमारे स्टार्ट हो गए हैं। अब आप ध्यान से देखना, जल्दी से अपना रिवीजन कर लेना है अपने, कि अभी तक हमने क्या क्या सीखा है और किस चीज पे फोकस किया है। वैसे उतना कुछ ज्यादा किया नहीं है। अब न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके पास कंसेप्ट भी डिलीवर करूंगा और उसका यूज करके हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं। तो बिल्कुल फोकस होकर सुनना, फोकस होके देखना और बेहतरीन तरीके से माइंड फ्रेश करके बैठना। ठीक है बॉस, ठीक है। सो लेट्स सी, एक भी चीज आपने मिस नहीं कर सकते आप यहाँ से, क्योंकि हर कंसेप्ट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है एग्जाम के लिए। क्लियर? सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ अ लैमिना है ये, ठीक है ना।
लैमिना टाइप बॉडी, ठीक है, एक लैमिना टाइप बॉडी है जिसको आप 2 डायमेंशनल बॉडी मान सकते हो, हैविंग नेग्लिजिबल थिकनेस, मतलब एक 2 डायमेंशनल बॉडी की हम बात करेंगे जिसकी थिकनेस जो होगी ना, लाइक वो नेग्लिजिबल मान के चल रहे, प्लेट टाइप हम लेंगे, लैमिना लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। सो 2D की बात कर रहे हैं हम, जो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 2 डायमेंशनल होगा। कूल सर, आप क्या करेंगे सर, इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे क्या? सबसे पहले बता रहा हूं, एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, पहले बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्रैक करने का कंसेप्ट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले जब भी वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करें, 2 डायमेंशनल में कोई डिस्क आ सकती है, ठीक है, डिस्क आ सकती है, जैसे उसने बोला एक लैमिना है, एक प्लेट टाइप, एक प्लेट आ सकती है, रेक्टेंगुलर प्लेट आ सकती है, या स्क्वायर प्लेट आ सकती है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है, या उनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है, मतलब एक लैमिना टाइप होगी, बस 2 डायमेंशनल होनी चाहिए, ठीक है। तो यार यहां पे आपने ध्यान रखना है, इफ मास इज गिवन, अगर उस लैमिना में हर पार्ट का मास गिवन है तो हमने एज इट इज जो फॉर्मूला था वही यूज करना है। देन यूज, क्या यूज करना है सर, अगर सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस पे निकालना है तो m1 x1 m2 x2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास, y एक्सिस पे निकालना है तो ऑब्वियसली m1 y1 प्लस m2 y2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय टोटल मास। तब यही फॉर्मूले एज इट इज यूज करने हैं अगर मास गिवन है, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन मोस्टली मास गिवन नहीं होता है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनने वाला है। इफ मास इज नॉट गिवन, कोई भी 2D स्ट्रक्चर अगर है कोई भी और मास नहीं है, मास गिवन नहीं है, क्वेश्चन में बताया ही नहीं कि मास क्या है इसका, ठीक है, अगर बताया ही नहीं है, ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट सिचुएशन जो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसके थ्रू तब हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एरिया मेथड, यूज एरिया मेथड। व्हाई इसको मैंने नाम एरिया मेथड का नाम क्यों दिया है, ठीक है, तो क्योंकि हम इस मास को एरिया में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे उस 2D स्ट्रक्चर की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, 2D स्ट्रक्चर की जो डेंसिटी होगी सिग्मा वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो हमने क्या लिखना है डायरेक्ट, अगर एक्स कॉम निकालना है हमें तो इससे मतलब है, तो जहां मास है वहां एरिया लिखना है, x1 a2 x2 प्लस a3 x3 एंड सो ऑन, और डिवाइड में टोटल एरिया लेंगे, टोटल एरिया जो भी होगा पूरे सिस्टम का, ठीक है, सिंपल, बस एरिया यूज करना है मास की जगह, बिल्कुल इजी हो जाएगा बॉस। सो ये बनेगा सेंटर ऑफ मास, फिर आप लिखोगे a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 एंड सो ऑन डिवाइड बाई टोटल एरिया जो भी होगा। एरिया मेथड यूज करना है, कहने का मेरा मतलब ये इसका कंसेप्ट है, इससे हम क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक कर सकते हैं, नो डाउट, है ना। तो कैसे करेंगे सर, लेट्स सी गाइस, ठीक है, आ जाओ एग्जांपल, 2 क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाऊंगा, आपको उसी से आइडिया लग जाएगा कि हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। सो पहला एग्जांपल देखो, सपोज करो 2 लैमिना का एक कॉम्बिनेशन दे रखा है, लैमिना मतलब 2D स्ट्रक्चर जिनकी थिकनेस होगी नेग्लिजिबल, थिकनेस हम मान ही नहीं रहे हैं, ठीक है भाई। तो उसने पता क्या बोला है, उसने बोला कि एक स्ट्रक्चर ऐसा दिया है मेरे को, ठीक है, ये दे दिया स्ट्रक्चर, ठीक है जी, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ओके, एक लैमिना ये रही और इसी के नीचे एक लैमिना कुछ इस तरीके की ले लिए, टी शेप बोलते हैं इसको हम, टी शेप है ये, ठीक है, ठीक है, इसका बहुत यूज होता है, ठीक है, आर्किटेक्ट जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पे टी शेप का यूज होता है, एल शेप का यूज होता है, ठीक है। बट आप क्वेश्चन कैसे करोगे पहले ये देख लो, ठीक है बॉस। तो इस तरीके की 2 लैमिना आप मान लो, ठीक है, ठीक है। सो ये पहले वाली है और ये दूसरी है, ठीक है, आप देख सकते हो 2 लैमिना है यहाँ पे, 2 2D स्ट्रक्चर है यहाँ पे जिनके पास लेंथ और विड्थ है, थिकनेस नेग्लिजिबल मान ली, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहले आप इसको देखो, इसको मान लो फर्स्ट लैमिना आपकी फर्स्ट बॉडी और इसको मान लो आप सेकंड बॉडी, ठीक है। देन हाउ टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इजीली हम कर सकते हैं, यू डोंट वरी अबाउट दैट। जब भी इस टाइप का स्ट्रक्चर गिवन होगा ना, जब भी गिवन होगा तो इनकी लेंथ और विड्थ पक्का गिवन होगी, तो उसकी बारे में आपने कुछ सोचना ही नहीं है ना। कैसे सर, जैसे इसको देखो, यहां से यहां तक की लेंथ दे रखी है, सपोज करो आपको दैट इज 6 मीटर मान लो, ठीक है, और ये जो इसकी विड्थ है ये वाली, ये दे रखी है आपको 2 मीटर, और ये वाली जो दे रखी है इसकी हाइट ये वाली, ठीक है, इसको मान लो यहां से यहां तक 8 मीटर ऐसे मान सकते हो, और इसकी भी विड्थ मान सकते हो आप 2 मीटर। ये पूरी डायमेंशन आपको गिवन होगी कहीं ना कहीं, बस ये ध्यान रखना आपने। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड लोकेशन, ठीक है भाई, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑफ दिस यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लैमिनाज, इनका हमने ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कहां होगा उसकी लोकेशन हमने कैलकुलेट करनी है,
अब देखते हैं कैसे। अभी हमने कुछ नहीं सीखा, बस ये देखा है यार 2D है तो उसमें क्या यूज करना है। और यहाँ पे देखो अच्छी बात ये है कि क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट पूछी है और स्ट्रक्चर दे दिया है, मास नहीं डिफाइन है। इन द क्वेश्चन मास इज नॉट गिवन, तो क्या करोगे, अब ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करोगे। कर तो लोगे, मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में कन्वर्ट करके कर लेंगे, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। क्यों करें, डायरेक्ट एरिया मेथड यूज करेंगे, है ना। वो करना ही नहीं, बहुत सारी जगह आपको वो मेथड मिलेगा तो उसको फॉलो नहीं करना, बहुत लेंथी प्रोसेस होता है, मैं उसको कभी यूज नहीं करने दूंगा। हाँ, अगर डेंसिटी गिवन होगी किसी क्वेश्चन में तो मजबूरी बन जाएगी कि हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डेंसिटी नहीं गिवन है, मास नहीं गिवन है, तो हमेशा एरिया मेथड यूज करेंगे अगर कम से कम टाइम में विदाउट एनी मिस्टेक क्वेश्चंस क्रैक करना चाहते हो, ठीक है। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो हियर वी गो, सो लेट्स सी। अब पंगा क्या आएगा सर, उसने पूछा है ना फाइंड लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तो समझ लिया कि कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। अब पंगा आएगा सर कहां से निकालें, बताया था ना मैंने, जब भी सेंटर ऑफ मास की लोकेशन कैलकुलेट करनी होती है तो सबसे पहले वी हैव टू डिफाइंड व्हाट इज दैट, ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन डिफाइंड करना पड़ेगा ना, कैसे भूल गए उसको यार, ऐसे कैसे भूल सकते हो यार, भूलने का नहीं बॉस, ठीक है। सो ओरिजिन डिफाइंड करना पड़ेगा। अब आ जाओ, दो तरीके से, वैसे तो कहीं भी ले सकता है रैंडमली, उसकी मर्जी है, ठीक है। ये 6 मीटर क्या है, इसकी यहां से यहां तक की लेंथ है, दिस इज द लेंथ, है ना। बहुत प्यार से आप देखना, तो नॉर्मली वो ओरिजिन कहां देगा, सपोज करो उसने यहां पे O पॉइंट लिख दिया है, ये O, अगर यहां O लिखा होगा क्वेश्चन में, समझ जाना ये ओरिजिन माना है उसने कि यहां से मेजरमेंट करो, या वो नीचे देगा बॉटम पे यहां पे, या ज्यादा वो यहां पे दे सकता है, या इधर कॉर्नर पे दे सकता है। इधर कभी देगा नहीं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या तो यहां देगा या यहां देगा या फिर नीचे देगा, ठीक है। मैं ये मान के कर रहा हूं, ये आपको दूंगा, फिर आप सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है। कूल, आ जाओ देखो, तो अगर ये ओरिजिन मान लिया मैंने इस पॉइंट O पे, तो इसको हमने मान लिया, इसको ट्रीट कर लेंगे एज अ ओरिजिन, ठीक है बॉस। तो अब देखो, जब भी यूनिफॉर्म लैमिनाज है आपके पास, उनका स्ट्रक्चर गिवन हो, पार्टिकल तो नहीं है ना ये, तो हमेशा सिमेट्री चेक करनी है, आपका उससे टाइम बचेगा। क्यों सर, सिमेट्री से क्या पता चलेगा, सिमेट्री से ये पता चलेगा कि एक्स कॉम निकालना है या वाई कॉम। अगर सिमेट्रिकल है वो सिस्टम वाई एक्सिस के अबाउट, तो सेंटर ऑफ मास केवल वाई एक्सिस पे होगा। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट है तो सेंटर ऑफ मास केवल एक्स एक्सिस पे होगा। और अगर उस सिस्टम की सिमेट्री ना एक्स पे है ना वाई पे, तो उसमें एक्स भी एग्जिस्ट करेगा, वाई भी एग्जिस्ट करेगा, फिर आपको दोनों ही लोकेशन निकालनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया, यस। अब देखो, अच्छा सर वो जो एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, सिमेट्री देखने के लिए कहां पे ड्रॉ करनी होती है, ओरिजिन पर। ओरिजिन पर देखो कैसे, अगर ये पॉइंट O है और मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करूं, देखो ये रहा एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, कूल ना। थोड़ा मेरे पास एक ही कलर का पेन है, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर, मतलब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सो देखो, इसके ऊपर बॉडी है ही नहीं, इसके नीचे है, तो सिमेट्रिकल कैसे हो गई यार एक्स एक्सिस के अबाउट। सिमेट्रिकल का मतलब जैसी बॉडी ऊपर वैसे ही पार्ट उतना ही नीचे होना चाहिए। फिर आपने क्या किया, इसी पॉइंट O पर वाई एक्सिस बनाई, देखो ये रही वाई एक्सिस और ये बन गई वाई एक्सिस। ध्यान से समझियो, ध्यान से समझियो। अब आपने देखा यार सर इस वाई एक्सिस के अबाउट ना, देखो ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है। इस वाई एक्सिस के लेफ्ट में एज वेल एज इसके राइट में एक देखो, टाइम लगेगा हमें समझने के लिए, लेकिन एक बार दिमाग में एंटर करके ना, आपको बार बार किताबें छाननी नहीं पड़ेंगी बॉस, ठीक है। आप आराम से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एक को समझ लो, बढ़िया तरीके से समझ लो, ठीक है। सो इसके लेफ्ट में देखो इतनी बॉडी बची है वाली, ठीक है, ये बची यहां से यहां तक, ऐसे ऐसे, और वैसे ही बिल्कुल इधर बच गई, देखो। तो ये सिमेट्रिकल होगा कि नहीं, मतलब यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं। इसके अबाउट इधर और इसके इधर एक जैसा स्ट्रक्चर मिल गया आपको। सो वी कैन से दिस बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। सो इसमें केवल एक ही सेंटर ऑफ मास एक ही डायरेक्शन में होगा, दैट इज वाई एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा ही नहीं। एक्स एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन 0 ही होगी, क्योंकि सारा सेंटर इसका वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑटोमेटिकली 0 होगा, तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आपका टाइम बचेगा। आपको एक्स वाई के बारे में कैसे सोचना है, कैसे डिसाइड करना है, सिमेट्री से, ठीक है। कूल, होप सो चला गया होगा दिमाग के अंदर, ठीक है। अब आते हैं लॉजिक पे, अपने क्वेश्चन करना है और उसके कॉन्सेप्ट को जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने हटा दिया, फर्स्ट आपको समझ गए होंगे आप, ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। अब आ जाओ वापस, थोड़ा सा सुंदर सा डायग्राम बना लेते हैं। सुंदर डायग्राम का बनना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो देखो, ये दे रखी थी आपको 2 मीटर, ऑब्वियसली मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी आप देख सकते हो यार, ठीक है। मैंने मीटर ले लिया बॉस, ठीक है, फिलहाल। कूल, अब ये था आपका पॉइंट, हमें पता चल गया सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस पे। तो देखो, चूंकि ये इसका ओरिजिन है, तो चूंकि ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है सारे, तो आपने पता कैसे करना है, चूंकि ये यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, एक लैमिना है, एक आपको रेक्टेंगल टाइप का दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इनका जैसे ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट लैमिना और ये सेकंड लैमिना है, इनके ओरिजिनल सेंटर कहां पे है, ज्योमेट्रिकल सेंटर कहां पे है, उसको डिसाइड करो।
कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमने उनके, ठीक है, ओरिजिनल, क्योंकि इनका तो खुद का सेंटर होगा, इनका खुद का सेंटर होगा, बिल्कुल। देखो अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर देखूं, ज्योमेट्रिकल सेंटर इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, तो यहां पे होगा सर इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, यस। तो पहले वाले का ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका ये होगा, यानी इसका सारा सेंटर ऑफ मास इस वाली लैमिना का यहां पे लाई कर रहा होगा, इसको आप मान सकते हो O1, और इसके कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। देखो कैसे मिलेंगे सर, यहां से देखना है, यहां से नीचे कितने हैं ये वाई एक्सिस पे, तो 2 का हाफ होगा ना, ये 2 है और उसका हाफ ये होगा, तो वाई एक्सिस पे तो आ गया 1, और एक्स एक्सिस पे कितना होगा सर, एक्स एक्सिस पे तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा वाई एक्सिस पे है, ये दोनों पॉइंट वाई एक्सिस पे है, देख सकते हो आप, ये दोनों है, तो ये हो गया 0, तो 0,1, क्लियर है। तो देखो डायरेक्ट इसी के नीचे है ना, इस पॉइंट के नीचे ही है ना इसका सेंटर, इसका इस वाली का सेंटर, तो उसके कोऑर्डिनेट मिल गए। तो जब मैं यहां से इसके कोऑर्डिनेट देखूंगा तो ये तो हो गया x1 और ये हो गया y1, और x1 से हमें कोई मतलब नहीं हो क्योंकि 0 ही आएगा ओवरऑल, ठीक है ना। अब इसका सेंटर देखो, इस नीचे वाली का, इसका इस वाली का सेंटर देखो ज्योमेट्रिकल, तो इसका बिल्कुल मिडिल पॉइंट ढूंढ लो, ये रहा यहाँ पे, इसको मान लो O2, मिडिल पॉइंट ढूंढ लो यार, हमारा क्या जा रहा है। और इसका कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, देखो यहां से देखना है यहां तक की डिस्टेंस टोटल, तो ये है 2, इसके इक्विवेलेंट 2 प्लस यहां से यहां तक की डिस्टेंस 8 का हाफ होगा। देखो 8 यहां से यहां तक कितना होगा, देखो ना ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 8 की हाफ दैट इज 4, और यहां से यहां तक कितनी है 2 + 4 दैट इज 6, यानी 0,6, तो ये मिलेगा y2। ओके गुड, दिस इज y2, क्लियर है बॉस, दिस इज y2। ओके, तो देखो इसका, इस पूरी लैमिना का भी सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, इस पूरी लैमिना के भी सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए, अब तो पंगाइच नहीं। अब आप सोच रहे होंगे यार सर आप कहना क्या चाह रहे हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर एक यूनिफॉर्म टाइप का स्ट्रक्चर है जिसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर्स, उनके खुद के सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लो, बात खत्म हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसके सेंटर भी आ गया, यहां से देखने पे निकालने हैं O से, क्योंकि O को ओरिजिन मानना है कि इससे ये कितनी दूर है, इसका मतलब ये होता है, इससे ये वाला सेंटर कितनी दूर है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब आप अप्लाई कर सकते हो, चूंकि वाई एक्सिस पे है तो केवल y को हम अप्लाई करेंगे और हम लिखेंगे A1 y1 + A2 y2, 2 ही लैमिना है, A1 + A2 हो गया। अब आप बोलोगे सर एरिया भी तो चाहिए, यस, तो फर्स्ट लैमिना का एरिया क्या होगा, देखो ये रेक्टेंगल है एक तरीके से, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, तो 6 × 2 दैट इज 12। इस वाली का एरिया कितना आएगा A2 का, इसकी लेंथ है 8 और विड्थ है इसकी कितनी 2 दैट इज 16, हो गया काम खत्म। A1 इसको 1 माना है आपने, तो ये आ गया 12 इंटू इसकी y1 की पोजीशन क्या है, यहां से यहां तक 1 है सर, प्लस A2 इसका कितना है सर 16, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है सर, यहां से लेके यहां तक 6 है सर, तो डिवाइड में 12 + 16, यार अब तो कर ही सकते हो ना यार, क्या बात कर रहे हो, मैसे कराओगे क्या। अब ये समझना था, ये मैंने आपके दिमाग में एंटर कराना था, क्योंकि छोटा सा ही है लेकिन बहुत छोटा सा है, दैट्स व्हाई आपको क्लियर तो होना चाहिए ना कंसेप्ट एकदम। चलो देखो ये हो गया 12 एंड दिस इज 96 आई थिंक, ठीक है, 12 + 96 ये हो गया 28, तो ये आ जाएगा 2 2 8 108 आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है जी 108। ओके सो आप जब इसको सॉल्व करोगे दिस इज नियर अबाउट 3.85 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी उसकी डायमेंशन गिवन होगी, यूनिट गिवन होगी। सो ये आ गया 3.85। इसका मतलब क्या है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है ना, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से इतने डिस्टेंस अवे है, लगभग 3.9, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहां से देखने पे यहां तक तो है 2, ठीक है, और ये यहां से यहां तक है 4, उसका आप ये कुछ 2 होगा, तो कहीं यहां होगा, देखो लगभग यहां पे मान के चलो ये होगा ओवरऑल सेंटर ऑफ मास। ओवरऑल आप बता सकते हो यार, यहां से लेके यहां तक 3.9 डिस्टेंस ढूंढ लो, अगर ये 2 है तो ये 1.9 लगभग यहां पे मान के चल सकते हो आप, ठीक है। तो ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर का सेंटर ऑफ मास यहां होगा, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली, यहां पे होगा ओवरऑल, ठीक है, इस पूरे का। हमें तो आंसर से मतलब है, हमने लोकेट भी कर दिया है, नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा आइडिया आपको बढ़िया तरीके से लग जाएगा किस तरीके से एप्लीकेशन करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे शिद्दत के साथ, जिससे कंसेप्ट हमारा बिल्कुल हो जाए क्लियर, ठीक है। ओके सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने एल शेप में मैंने इसको लिया है, आप देख लो, और ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जिससे आप प्रैक्टिस कर लेंगे फटाक से, जो आपने सीखा उसको अप्लाई करना सीख जाएंगे। वही है, सेम डायमेंशन है, इसकी लेंथ 8 है, इसकी विड्थ 2 है, इसकी 6 है, इसकी 2 है, लेकिन अब की बार वो पॉइंट यहां माना है, मतलब आपका ओरिजिन यहाँ पे है, ठीक है, ओरिजिन यहाँ पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में लोकेशन निकालो सेंटर ऑफ मास की। स्मार्टली काम करो और दिखाओ मेरे को फोड़ के इसको, ठीक है, स्मार्टली काम करो, मेरे को फोड़ के दिखाओ इसको, ठीक है। चलो अब इधर आ जाओ। तो उसने बोला एक लैमिना है हमारे पास, ये एक लैमिना है,
ठीक है, एक लैमिना है, आप देख सकते हो एक लैमिना है जिसमें इसकी विड्थ और लेंथ गिवन है, एक स्ट्रक्चर है, एल शेप मान सकते हो आप इसको मान सकते हो आप एल शेप, ठीक है, एक लैमिना है आपके पास, क्लियर दिख रहा है तुम्हें, ये एल शेप में है कि नहीं है, ये टी शेप थी, एक आई शेप भी होती है, आई शेप, उसमें हम यहाँ पे इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है, ये एक रॉड ऊपर लगा दी, एक नीचे लगा दी, मतलब एक लैमिना ऊपर लगा दी, एक नीचे लगा दी, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आई शेप है, और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन सकता है, बट वो एग्जाम में नहीं आएगा, दैट्स व्हाई हम नहीं बना रहे हैं, ठीक है, जैसे बिल्डिंगें बनती है ना, उसके ऊपर फिर कॉलम एंड इस तरीके से आप रखते चले जाओ, बीम रखते चले जाओ, ठीक है, तो वो नहीं करना है, ये एल शेप है, इस पे आ जाओ। अब आपसे पूछा है कि फाइंड लोकेशन, ठीक है, ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑफ दिस लैमिना ऑफ एल शेप्ड, ओके कूल, कैसे करेंगे सर? तो यार तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए, सर ये तो लैमिना है, मैंने कहा हाँ, तो उसमें सर ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये तो एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में मान सकते हैं, मैंने कहा हाँ, तो सर अब क्या करेंगे, अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे, सर लेकिन यहाँ ओरिजिन तो बताया ही नहीं, हाँ वो तो नहीं बताया, वो तो तुमने ढूंढना है ना, अभी सारा काम वो थोड़ा ही करेगा एग्जामिनर, वो तो तुमने देखना है, इफ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, इफ द ओरिजिन इज नॉट डिफाइंड इन द क्वेश्चन, तो मैंने बताया था क्या करना है बॉस, ठीक है, मैंने बताया था सबसे पहले एक्स एक्सिस पे लेफ्ट में देखो, वाई एक्सिस के बॉटम पे देखो, जो कॉमन पॉइंट मिलेगा सबसे ये मिलेगा, लोअर साइड लेफ्ट एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में, इसको मानना है ओरिजिन, और जिसको आप ओरिजिन मानते हो उस पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है और उसी पे वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये बन गया आपका ओरिजिन, तो 0,0 ये ओरिजिन हो गया, यहां से देखेंगे। अब आपने देखा एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है, वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री नहीं है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक्स और वाई के बीच में है, इसीलिए यहाँ पे एक्स कॉम भी निकालना पड़ेगा और वाई कॉम भी निकालना पड़ेगा। इतना दिमाग तो आप लगाने लगे होंगे, इतने दिमाग के तार तो अब आपके खुल गए होंगे, होप सो, ठीक है। और चूंकि एक लैमिना टाइप का स्ट्रक्चर है गाइस, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे 2D में है, देखो लेंथ भी है विड्थ भी है, तो 2D में है ये, तो ये 2 डायमेंशनल है, ऑब्वियसली लैमिना है 2 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे यूज करेंगे आप एरिया मेथड, बस इतना ध्यान रखना है, मतलब जो बातें ध्यान रखनी है ना, मैं उन पे बार बार फोकस कर रहा हूँ बॉस, ठीक है ना, उन पे बार बार फोकस कर रहा हूँ, ये याद रख लेंगे सर, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम याद रख लेंगे, ठीक है, फिर आ जाओ वापस जिंदगी में। चलो भाई अब देखो, अब पहले क्या करो, देखो पंगा क्या है यहाँ पे, ये लैमिना यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे, ठीक है सर, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, ये एक अजीब सा स्ट्रक्चर है एल शेप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक पार्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे कंप्लीट करते हो। कैसे मतलब सर क्या बात कर रहे हो, हाँ यही तो बात कर रहा हूँ, देखो कैसे कंप्लीट करना है, या तो इस वाली को देखो नीचे तक एक्सटेंड कर दो, या इस वाली को देखो इधर एक्सटेंड कर दो, अब बताओ कौन सी एक्सटेंड करनी है, आपकी मर्जी है, बोल दो ना जरा, आपकी मर्जी है, ठीक है, दिल में जो है छुपा, ठीक है, मैं किसी से कहूंगा नहीं, अबे गलत होगा या सही होगा पर बोलना तो पड़ेगा। पहले ये बताओ, मेरी बात समझ में आई, मैंने बोला कि ये एल शेप है, ठीक है, इसको या तो इस पार्ट को कंप्लीट करो या इसको, मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं अपनी मर्जी से, तो मैंने क्या किया, इस पार्ट को कंप्लीट किया, तो ये वाला स्ट्रक्चर अलग हो गया, देखो ये वाला इतना एक रेक्टेंगुलर टाइप की शीट हो गई ना अलग से, और ये वाला अलग हो गया, देखो ये वाला, ओके अच्छा ऐसे बोल रहे थे आप, हाँ यही बोल रहा था मैं, ठीक है यही बोल रहा था, ठीक है। और अगर किसी बंदे ने क्या किया, इसको कंप्लीट ना करके ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली को कंप्लीट किया, तो ऐसे कर सकते हो, ऐसे कंप्लीट कर सकते हो, तो ये अलग हो गया, देखो ये इतना पूरा पूरा, और ये अलग हो गया, ऊपर वाला भी है, ये डिफरेंट है, ऊपर वाला ये वाला ये। अब आप चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपकी मर्जी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन का आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। अब मैं इसी को रहने देता हूं, ठीक है कूल। अब हमने क्या करना है, चूंकि ये तो एक डेफिनेट लैमिना है, स्ट्रक्चर है, इनका खुद का सेंटर होगा, ये यहां से यहां तक है और ये पूरी यहां से यहां तक है, तो उनके सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लो ओरिजिन से, बात खत्म। एरिया मेथड हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है, उड़ा देंगे। कैसे सर? पहले इसका सेंटर डिसाइड करो, कहीं ना कहीं यहां होगा, बिल्कुल इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, इस पूरी का, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट देखो, ठीक है, यहां से एक्स एक्सिस पे कितनी दूर है और वाई पे कितनी दूर है, देख लो, एक्स पे यहाँ पे, और ये डिस्टेंस है कितनी यहां से यहां तक, ये तो देखना पड़ेगा। तो देखो ये नहीं दी है तो ये 1 + 1, देखो 1 + 1 1 + 1 2, यानी ये 2 मीटर होगी ना, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ पूरी की पूरी यहां से यहां तक सेम ही तो होगी, ठीक है। और ये जो सेंटर है ज्योमेट्रिकल, ये इसके हाफ पे होगा, यानी 1 मीटर, तो एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया 1। अब वाई का कोऑर्डिनेट देखो ऊपर, तो ये है 1 मीटर और इसका सेंटर होता है बिल्कुल इस लेंथ के हाफ पर, तो ये हो गया 0.5, क्लियर है, 0.5 समझ गए होंगे। यानी ओरिजिन से आप देखो ना यहाँ पे, यहां तक
ठीक है, ये टोटल 2 है तो ये कितना होगा, ये 1, देखो ये 1 है तो उसका हाफ p होगा ना, सेंटर तो सेंटर है ना उसका ज्योमेट्रिकल, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट आगे इसको मानोगे आप x1 और इसको मानोगे आप y1, ठीक है सर। अब इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, छोटी सी का, इसका ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका जो सेंटर है ना ओरिजिन से कितने ऊपर है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 1, फिर यहां से देखो ना ये पूरी 2 है, मतलब अगर ये सर पूरी 2 है और ये 1 है, यहां से यहां तक 1, तो ये भी तो 1 होगी, यस, तो ये 1 होगी तो इसका हाफ यहां से यहां तक होगा, यस यस यस, तो ये 1 प्लस हाफ, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट मिल गया वो बन गया आपको पास 3/2, यानी 1 प्लस हाफ, तो 3/2 ही होगा। x कोऑर्डिनेट क्या होगा सर, यहां से लेके यहां तक, यानी जब इसको आप इस तरीके से मिलाओगे तो इतना, ठीक है, इस 1 का हाफ देख लो ना, यहां से लेके यहां तक 1 का हाफ होगा, क्योंकि ये टोटल 1 है और यहां से यहां तक इसका सेंटर है ये, तो 1 का हाफ हो जाएगा, यानी हो जाएगा 1/2। तो ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं इसका सेंटर यहाँ पे मान लेता हूँ, इसको बॉडी 1 मान लेता हूँ, इसको बॉडी 2 मान लेता हूँ, तो इसका सेंटर आ गया 1/2, 3/2, और इसके जो सेंटर आए हैं इसको C2 मान लो, सेकेंड वाली को, तो C2 आया आपका, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दिस इज 1/1/2। बस इतनी मेहनत करनी है आपने, और इसका एरिया फर्स्ट वाली का आप निकाल सकते हो, एरिया इसकी लेंथ इंटू इसकी ब्रेथ, इसकी लेंथ भी 1 है और ये भी 1 है, 1 × 1 आ गया, और इस वाली का एरिया कितना आएगा सर, इसकी लेंथ है ये 2 और इसकी ब्रेथ भी है 1, तो ये 2 आ गया। खत्म हो चुकी है कहानी, x कॉम निकाल लो, y कॉम निकाल लो और उड़ा डालो। सबसे पहले निकाल लो x कॉम, तो a1 x1 प्लस a2 x2, टोटल एरिया, तो a1 आया सर 1 और उसका x कोऑर्डिनेट आया सर 1/2 प्लस a2 आया सर 2, x कोऑर्डिनेट कितना है उसका, दिस 1, इसको 2 मानो, 2 मानो उसको, ठीक है, x2 एंड दिस इज y2, ये आया था 1, टोटल एरिया आएगा सर 1 + 2, तो ये आप देख सकते हो ये हाफ है, 2 है, दिस इज 4 + 1, दिस इज 5/2 और नीचे आ गया 3, यानी 5/6, ये आना चाहिए, 5/6 आना चाहिए x एक्सिस पे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, ठीक है। अब अगर y सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो बस y1 ले लेना, a2 y2 ले लेना और टोटल एरिया ले लेना। नाउ a1 कितना है सर, 1 है, y कोऑर्डिनेट कितना है सर उसका, 3/2 है, a2 कितना है सर, 2 है, y कोऑर्डिनेट कितना है सर, 1/2, डिवाइड में 1 + 2, ये 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी आएगा 2 2, 5/2 ही आ रहा है ऊपर, और नीचे फिर से कितना आ रहा है 3, तो ये भी आ गया 5/6, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट x पे भी और y पे भी सेम आ रहे हैं, 5/6 5/6, सिंपल। तो उस पूरी स्ट्रक्चर का, पूरी लैमिना का जो सेंटर ऑफ मास होगा x डायरेक्शन में 5/6 पे होगा, y डायरेक्शन में 5/6 पे होगा, इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं ओवरऑल सेंटर ऑफ मास। एंड ये थे कुछ क्वेश्चंस जो इस टाइप से आपने सॉल्व करने थे, यूज कर सकते हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने खुद भी ट्राई करने हैं, खुद प्रैक्टिस करने हैं। कुछ और क्वेश्चंस में यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, थोड़े डिफरेंट टाइप के, ठीक है, जिनमें रिंग आएगा, कुछ स्क्वायर प्लेट्स आएंगी, स्फीयर्स भी आ सकते हैं, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। बट जो डिस्क वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, वो तब आते हैं जब डिस्क में से कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाए, उसकी तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा ना, डोंट वरी, कंसेप्ट सीख रहे हैं ना अभी हम, ठीक है। कूल ना, होप सो आपको दिमाग में गया होगा, कैसे कैलकुलेशन करनी है आपको आया होगा, ठीक है बॉस। अब आपने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है अलग अलग क्वेश्चंस की, ओके।